होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, आज हम देखेंगे भाई अकबर के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने भाई हुमायूं को कवर कर लिया था, हुमायूं के बारे में जान लिया था। तो एक बार शेरशाह सूरी भी आएगा बीच में, लेकिन हम उसको एक बार औरंगजेब तक पढ़ने के बाद मुगल्स को, शेरशाह सूरी को उसके बाद कवर करेंगे दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक रहने वाला है भाई अकबर। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे और आपको एक बार मैं वो फिर से एक बार वो ट्रिक ध्यान दिलवा देता हूँ जिससे आप क्रोनोलॉजी को याद रख सकते हैं। तो वो ट्रिक जो थी वो थी भाजशा। आप सबको ध्यान भी होगा, बी स्टैंड्स फॉर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड अकबर। तो इनसे आप याद रख सकते हो, इस ट्रिक से मुगल्स का जो क्रोनोलॉजी है इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स की, उसको आप याद रख सकते हैं। चले भाई, तो देखते हैं दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है अकबर को हम देख लेते हैं, तरीके से एक बार पढ़ लेंगे भाई। तो दोस्तों आप सबको पता है कि अकबर जो था वो हुमायूं का बेटा था, और जब 1540 में हुमायूं हार जाता है तो हुमायूं भाई चला जाता है इंडिया से। लेकिन उसकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की वाइफ का नाम था, चलो एक बार समझ लो इसको, हुमायूं की जो वाइफ थी उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का ही बेटा था अकबर भाई। इसका जन्म होता है दोस्तों 1542 में। ठीक है, अकबर जो था भाई 1542 में पैदा होता है, और होता कहां पे है भाई, इसका जन्म कहां पे होता है? इसका जन्म होता है भाई अमरकोट में। अमरकोट पंजाब में एक जगह है, राजा का नाम था वीर साल, यहां पे इसका जन्म होता है। आई थिंक ये जो कलर है ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार भाई इंक कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। चले, तो राजा वीर साल, अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ भाई अकबर का जन्म होता है। इसका जो रियल नेम था, ठीक है, वो देख लेते हैं। जो रियल नेम था अकबर का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था भाई, वो अकबर का रियल नेम था। अब होता क्या है भाई, 1556 में, 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है, और अपनी डेथ से पहले हुमायूं बैरम खान को, बैरम खान, इस बैरम खान को कस्टोडियन डिक्लेयर कर देता है। अकबर का संरक्षक बोले तो भाई कस्टोडियन डिक्लेयर कर देता है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। जब बैरम खान को कस्टोडियन डिक्लेयर कर देता है भाई हुमायूं, और वो किस लिए? क्योंकि अकबर जो था उस टाइम पे बच्चा था। अब हुमायूं की हो जाती है 1556 में डेथ भाई। उसकी डेथ के टाइम पे अकबर भाई सिर्फ 14 साल का था दोस्तों। अकबर है ना, सिर्फ 14 साल का था। अब जब 14 साल का था तो इसका कोरोनेशन होता है, और वो पहला जो फर्स्ट टाइम इसका कोरोनेशन होता है ना, पहली बार इसको गद्दी पे बैठाया जाता है, तो वो गुरदासपुर के पास एक जगह है, पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर। ठीक है, इसको वहां पे गद्दी पे बैठाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कलानौर, एग्जैक्ट जो जगह थी ना उसका नाम कलानौर था, ये गुरदासपुर के आसपास पड़ती है। अब जब हुमायूं की डेथ होती है तो दिल्ली एंड आगरा पे कब्जा कर लेता है भाई आदिल शाह। इसको ध्यान से समझना है, दिल्ली एंड आगरा पे अ, आदिल शाह तो मतलब राजा था, उसका एक प्राइम मिनिस्टर होता था, उसका नाम था हेमचंद्र। ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये समझ आएंगे आपको। हेमचंद्र विक्रमादित्य की इसको टाइटल इसने अडॉप्ट कर लिया था, इसको हम हेमू के नाम से भी जानेंगे। तो आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये क्या करता है भाई, ये दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लेता है। तो इसी के साथ होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, आपको ध्यान होगा इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, पहली पानीपत की लड़ाई होती है।
तो जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो होती है भाई किस किस के बीच में, अकबर वर्सेज हेमू। अब देखो अकबर की तरफ से रियल में जो लड़ रहा था उसका नाम था भाई बैरम खां। अकबर की तरफ से जो रियलिटी में लड़ रहा था उसका नाम था, क्योंकि अकबर तो सिर्फ 14 साल का बच्चा था, तो अकबर की तरफ से जो लड़ रहा था वो लड़ रहा था बैरम खां। और बैरम खां और हेमू के बीच में, मतलब अकबर के बीच में क्या होता है भाई, युद्ध होता है बड़ा तगड़े वाला। और एक टाइम तक जो ये हेमू था ना, ये भाई जीत ही रहा था, मतलब इसकी सेना थी वो जीत ही रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है, इस हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है और भाई ये बेहोश होके हाथी से गिर जाता है। जैसे ही भाई किसी आर्मी का कमांडर अगर हार जाता है या मतलब उसको वो इंजर्ड हो जाता है, तो बाकी आर्मी का मोरल अपने आप ही डाउन हो जाता है। अब हुआ क्या, इसकी आंख में तीर लगने के बाद इसकी जो पूरी सेना का जो मोरल था वो डाउन हो जाता है और भाई अकबर इस युद्ध में जीत जाता है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो था उसका रिजल्ट किसके फेवर में आता है, उसका रिजल्ट फेवर में आता है भाई अकबर के। चले नेक्स्ट देखें भाई। अब 1556 में अकबर बन जाता है भाई किंग बन जाता है, रूलर बन जाता है। तो 1556 से लेके 1605 तक का टाइम था, अकबर रूल करता है भाई 1556 से लेके 1605 तक। अब इसके जो भाई शुरुआती दिन थे ना, तो वो शुरुआती दिन 1556 से लेके 1560 तक ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि यहां पे जो रूल हो रहा था ना वो कस्टोडियन बैरम खान के अंडर ही कर रहा था अकबर। बैरम खां के अंडर ही रूल कर रहा था। और सिंपल सी बात है कि भाई जब बैरम खां के अंडर करे, क्योंकि अकबर तो बच्चा था भाई, जो 14 साल का था। लेकिन धीरे धीरे अकबर को रियलाइज होने लग जाता है, अकबर को लगता है कि जो बैरम खां है वो भाई कुछ ज्यादा ही बीच में क्या कर रहा है, टांग अड़ा रहा है बीच में। तो भाई अब अकबर क्या चाहता है, धीरे धीरे वो चाहता है कि भाई मैं अपने हाथ में ही रूल को ले लूं, मतलब मैं कंप्लीटली खुद ही रूल करूं, अपने ही फैसले लूं। अब इसके कुछ मिलिट्री कैंपेन्स देख लेते हैं इस दौरान। मिलिट्री कैंपेन देखो भाई, ये जाता है दोस्तों ग्वालियर, जौनपुर एंड चुनार। इन तीनों जगहों को ये जीत लेता है भाई अकबर। और किसके काल में, जब भाई कस्टोडियन था बैरम का, तो इसी टाइम पे ये क्या करता है भाई, ये तीनों जगहों को, ग्वालियर, जौनपुर और चुनार को जीत लेता है। तो बैरम खान को अकबर एक टाइटल देता है, ठीक है। और वो टाइटल जो था वो था खान ए खाना। अब भाई जैसे ही अकबर थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, वो टीन एज में तो था ही, तो उसको लगने लग जाता है कि ये जो बैरम खां है, ये तो भाई राजा तो मैं हूं, ये क्यों फालतू में बीच में यहाँ पे खड़ा रहता है, अपने फैसले क्यों मेरे ऊपर थोप रहा है। तो अकबर बोलता है बैरम खां को कि आप एक काम करो, आप चले जाओ हज की यात्रा पे। तो भाई ये हज की यात्रा पे चला जाता है। तो 1561 में बैरम खां जब हज की यात्रा पे जा रहा था ना, तो गुजरात में एक जगह है पाटन। तो पाटन के आसपास क्या होता है भाई, मुबारक खां मर्डर कर देता है इसका। मुबारक खां मर्डर कर देता है किसका, बैरम खां का। रास्ते में ही जब ये मक्का मदीना की यात्रा पे जाता है, तो बैरम खां का क्या कर देता है भाई ये मुबारक खां, ये इसका मर्डर कर देता है। अब देखो भाई अकबर क्या करता है इसके मरने के बाद। बैरम खां की एक विडो थी, बैरम खां की जो पत्नी थी भाई, उसका नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम। और इनका एक बेटा था भाई अब्दुल रहीम। अब देखो आपको मैं क्यों बता रहा हूं, अकबर क्या करता है, इससे मैरिज कर लेता है, शादी कर लेता है। और भाई अब्दुल रहीम को क्या कर लेता है भाई, वो अडॉप्ट कर लेता है। देखो भाई अपने जो उनके कस्टोडियन थे उसी के साथ क्या कर लेता है भाई, शादी कर लेता है। अब हम देखेंगे दोस्तों अकबर के कुछ पॉलिटिकल कैंपेन। और जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो हम देखेंगे भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा की,
1561 टू 62। फिर हम देखेंगे आमेर एंड मेड़ता, टाइम पीरियड 1562। उसके बाद हम देखेंगे भाई गोंडवाना, गोंडवाना फिर या इसको भाई गढ़कटंगा भी बोलते हैं। गढ़कटंगा, टाइम था भाई 1564। चले कुछ जितने भी पॉलिटिकल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कैंपेन्स है ना अकबर के, एक बार उनको देख लेते हैं, फिर चलते हैं भाई नेक्स्ट पे मेवाड़। 1566, 7 एंड 8। चले एक आध और देख लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूं बराबर में ही, रणथंबोर जैसे भाई। फिर इनको एक एक को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। 1569 रणथंबोर, देन कलिंजर, ये भी 1569 में ही। कलिंजर के बाद हम मारवाड़, बीकानेर एंड जैसलमेर। 1570 एंड बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इंपॉर्टेंट है भाई ये बहुत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और आप सबको पता है भाई महाराणा प्रताप और 1576 में हुई थी भाई बैटल ऑफ हल्दी घाटी। चले अब हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला पॉलिटिकल कैंपेन जो हम पढ़ेंगे भाई, वो पढ़ेंगे मालवा का 1561 और 62 में। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम देखेंगे वो था मालवा, 1561 62। डिटेल में इसको देख लेते हैं भाई। अब अकबर क्या करता है, स्टेट एक्सपेंशन के लिए इस मालवा के ऊपर अटैक करता है। और उस टाइम पर मालवा का जो राजा था उसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर वहां का राजा था। अब भाई बाज बहादुर यहाँ का राजा था और अकबर अपने स्टेट को एक्सपेंड करने के लिए बाज बहादुर के ऊपर अटैक करता है भाई। और भाई ये बाज बहादुर ना बुरी तरह हार जाता है और मुगल अकबर वहां से क्या करते हैं, बहुत सारी लूट खसोट करते हैं, बहुत सारा वो संपदा जो थी, वेल्थ जो थी उनके हाथ लगती है। बाज बहादुर की एक वाइफ थी रूपमती। तो रूपमती क्या करती है दोस्तों, ये भाई जहर खा के सुसाइड कर लेती है। ठीक है, वो सतीत्व का अपना मतलब को प्रोटेक्ट करती है, वो अकबर के साथ शादी नहीं करती। आमतौर पर क्या होता था भाई कि ये लोग क्या करते थे कि जो राजा होता था उसके मरने के बाद या उसके हारने के बाद उसकी रानी के साथ शादी कर लेते थे या उसको सेक्सुअली असोल्ट करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, रूपमती जो थी वो सुसाइड कर लेती है। अब भाई ये जो बाज बहादुर था, सॉरी, ये क्या करता रहता है भाई, ऐसे कई स्टेट्स में घूमता रहता है और फिर बाद में वो सुबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लेता है भाई, अधीनता स्वीकार कर लेता है अकबर की। और अकबर इसको 2000 का मनसब दे देता है। और आपको पता होगा मैक्सिमम जो मनसब दिया जाता था वो 5000 तक दिया जाता था, लेकिन एक्सेप्शन था मिर्जा अजीज खोखा 7000 और राजा मानसिंह को 7000 का। बाकी नॉर्मली जो मनसब दिया जाता था वो 5000 तक का ही दिया जाता था। चले अब भाई रूपमती और जो बाज बहादुर है इनकी समाधि बनी हुई है दोनों की, कहां पे, उज्जैन में। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बाज बहादुर और रूपमती दोनों की जो समाधि है वो कहां पे है, उज्जैन में। चले नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमें देखना है आमेर और मेड़ता एंड मेड़ता। इसको भी एक बार तरीके से देख लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है, अकबर एक पॉलिसी चलाता है और वो पॉलिसी क्या थी, वो जो पॉलिसी थी भाई वो थी फ्रेंडशिप एंड मैरिज की। फ्रेंडशिप एंड मैरिज की पॉलिसी थी। इसके अंडर क्या था दोस्तों, इसको समझ लेना एक बार, ठीक है।
अकबर क्या करता है भाई, अकबर मैसेज भेजता है सब स्टेट्स के पास कि भाई या तो मेरे साथ दोस्ती कर लो, ठीक है, और शादी कर लो, शादी संबंध, विवाह संबंध स्थापित कर लो। इन विवाह संबंधों में क्या होता था, इसको समझना है, इसको तरीके से एक बार देखना है। इस पॉलिसी के अंडर ये था कि भाई अकबर क्या करता था, जितने भी जो भी स्टेट्स थे जिनके पास भी, अगर हम बात करें जैसे अभी हम आमेर और मेड़ता की बात कर रहे हैं, तो वो क्या मैसेज भेजता था कि भाई अपनी बहन या अपनी बेटी की शादी या तो मेरे साथ कर दो, अगर वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे तो मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करूंगा और तुम मेरी भाई सुबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लो। चले अब देखते हैं भाई, आमेर का राजा था ना, उसका नाम था बिहारी मल। ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, बिहारी मल या फिर इसको भारमल भी कहा जाता है, ठीक है, कुछ हिस्टोरियन ने इसको बिहारी मल कहा है, तो इस राजा का नाम जो था भारमल। और ये फर्स्ट राजा बनता है भाई, ये फर्स्ट किंग बनता है, फर्स्ट किंग हु एक्सेप्टेड, ये बगैर लड़ाई झगड़े के भाई सुबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लेता है अकबर का, सुबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लेता है भाई, अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। और ये अपनी बेटी हरखाबाई की शादी कर देता है अकबर के साथ। तो जिसके साथ शादी होती है उसका नाम था हरखाबाई। ध्यान रखना है भाई, हरखाबाई की शादी क्या कर देता है ये बिहारी मल या भारमल, हरखाबाई की शादी कर देता है किसके साथ, अकबर के साथ शादी कर देता है अपनी बेटी की। अब देखें भाई, इसके बाद जो इसका बेटा था भगवान दास, इसको भी भाई अच्छा मनसबदार बनाया गया था, कहां पे, अकबर की सेना में। 1562 में अकबर क्या कर लेता है भाई, मेड़ता के फोर्ट पे, फोर्ट ऑफ मेड़ता, जो मेड़ता का दुर्ग था, किला था, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। उस टाइम पे यहां पे 1562 में एक जयमल करके था जागीरदार, उसके उसके पास कब्जा था, और ये जयमल चला जाता है भाई मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पास चला जाता है। जब 1562 में फोर्ट ऑफ मेड़ता के ऊपर कब्जा कर लेता है अकबर, तो यहाँ पे चला जाता है, ये कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है अभी मेवाड़ में, और मेवाड़ के जो राजा थे उनका नाम था राणा उदय सिंह। चलें नेक्स्ट हम देखेंगे भाई गोंडवाना या गोड कटंगा, गोंडवाना, टाइम था 1564। देख लेते हैं भाई, यहां पे एक राजा होते थे भाई गोंडवाना के, उनका नाम था दलपत शाह, और इनकी वाइफ थी, वो थी भाई दुर्गावती। तो दुर्गावती कस्टोडियन थी, और इनका एक छोटा सा बेटा था, मतलब माइनर था भाई, उसका नाम था वीर नारायण। तो यहाँ पे वीर नारायण रूल कर रहा था, और वीर नारायण जो रूल कर रहा था वो किसकी कस्टोडियनशिप में कर रहा था, वो दुर्गावती की कस्टोडियनशिप में कर रहा था। अब जो ये गोंडवाना था, इसके ऊपर मुगल सेना की तरफ से लीड करता है भाई आसफ खान। आसफ खान किसकी तरफ से आता है, मुगल्स की तरफ से अटैक करता है, ठीक है। 1564 में रानी दुर्गावती हार जाती है, ठीक है, रानी दुर्गावती 1564 में हार जाती हैं, और अकबर क्या करता है, उसी राजवंश से संबंधित एक चंद्र शाह को वहां का स्टेट सौंप के आ जाता है। चंद्र शाह को बना दिया जाता है अभी गोंडवाना का राजा। चले नेक्स्ट देखेंगे भाई, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है भाई मेवाड़, 1567 68। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। 1567 में अकबर क्या करता है भाई, खुद जाता है, अपने किसी प्यादे को नहीं भेजता है। 1567 में ये कैंपेन चलाता है, और जो मेवाड़ की जो कैपिटल थी उसका नाम था चित्तौड़। तो चित्तौड़ पे ये खुद क्या करता है भाई, अटैक करता है। और ये जो था, ये कुछ महीनों तक, ठीक है, ये मंथ्स, कुछ महीनों तक चलता है भाई ये अटैक, ये जो कैंपेन था। और 1568 में ये क्या कर लेते हैं भाई, कब्जा कर लेते हैं। अब यहां से चित्तौड़ से राणा उदय सिंह क्या करते हैं, राणा उदय सिंह
चित्तौड़ से कैपिटल शिफ्ट करके ले जाते हैं भाई कहां पे, उदयपुर। और उदयपुर से ही ब्रिटिश मुगल्स का क्या करते हैं भाई, विरोध जारी रखते हैं। कहा जाता है कि अकबर ने यहाँ पे जिहाद का नारा दिया था। ना को चने चबुआदे थे भाई, मतलब इजी नहीं रहा था भाई मेवाड़ के ऊपर कब्जा करना, मेवाड़ को हराना। तो भाई अकबर को यहाँ जिहाद का नारा देना पड़ा था। और जिस अकबर को ग्रेट कहा जाता है, तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे अकबर ने कत्लेआम मचाने का आदेश दे दिया था, कि ऐसे ही लोगों को मारा जा रहा था। तो अकबर यहाँ पे हरा तो लेता है मेवाड़ को, मतलब उनके ऊपर जीत तो दर्ज कर लेता है, लेकिन भाई अकबर को बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और अकबर के मतलब अकबर की लाइफ में, उसके शासनकाल में देखें, उसके टेन्योर में देखें, तो भाई बहुत ही गंदा इंसिडेंट ये माना जाता है। क्योंकि अकबर यहाँ पे क्या आदेश देता है, ये भाई मारकाट मचाने का आदेश देता है। और जिहाद का भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिहाद जिहाद भी डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये एक धर्म युद्ध है, कि भाई हमें इस्लाम के नाम पे जीतना होगा इसको। चलो अब देखते हैं अकबर ने यहां पे क्या किया था। जैमल एंड फत्ता, जैमल एंड फतेह सिंह था भाई इसका नाम। ये दो वीर थे भाई, ठीक है, बहुत बहादुर थे। इनके स्टैचू बनवाता है भाई अकबर। और ये स्टैचू इनके बनवाता है, वो बनवाता है एलिफेंट्स के ऊपर, हाथियों के ऊपर बैठे हुए। इनकी वीरता से प्रभावित होकर फोर्ट ऑफ आगरा के गेट पे, फोर्ट ऑफ आगरा का जो एंट्रेंस था, वहां पे क्या करता है भाई अकबर, जैमल एंड फत्ता के स्टैचू लगवाता है हाथियों पे बैठे हुए। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखने की चीज है भाई। चलें, नेक्स्ट हम देखेंगे भाई, जो नेक्स्ट कवर करेंगे वो करेंगे रणथंबोर को। 1569। यहां के जो राजा का नाम था भाई, वो था सुरजन राय। हाड़ा राजपूत भी कहा जाता है भाई, हाड़ा राजपूत। अब जो ये सुरजन राय था, यहाँ पे रणथंबोर का राजा जो था सुरजन राय, अकबर क्या करता है भाई, अकबर भेजता है मान सिंह को, राजा मान सिंह को भेजता है समझौते के लिए। किसके लिए, एग्रीमेंट के लिए भेजता है, कि भाई आप जाओ और इनके साथ एक नीति अपनाओ, कि भाई हमें लड़ाई ना लड़नी पड़े, आप मान लो कि भाई हम आपके सुबोर्डिनेट हैं। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है बच्चों। रणथंबोर में क्या होता है, सुरजन राय क्या करते हैं भाई, मान तो लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि 3 एक्सेप्शंस के साथ मानते हैं भाई। सुबोर्डिनेशन तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट वो एक्सेप्शन क्या थे भाई, एक तो भाई वो क्या करेंगे, मुगल्स के साथ जो मैरिज रिलेशन है, जो भाई क्या होता था आमतौर पर राजपूतों की जो राजाओं की जो बहन या बेटियों की शादी होती थी, तो मैरिज रिलेशन को मना कर देता है भाई सुरजन राय। राजा सुरजन राय क्या करते हैं, मना कर देते हैं कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा क्या था भाई, सिजदा, जो झुकना होता था भाई अकबर राजा के सम्मान में, तो भाई ये क्या कर देते हैं कि हम सिजदा भी नहीं करेंगे। तीसरा एक पॉइंट जो था, वो था भाई वेपन कैरी करने का। जो भी राजा सुबोर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लेता था दोस्तों, तो वो राजा क्या करता था, जब भी अकबर के दरबार में जाता था, कोर्ट में जाता था, तो उसको अपना वेपन बाहर रख के जाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम अपना वेपन कैरी करेंगे। तो इन 3 चीजों के साथ अकबर क्या करता है, अकबर इसको ठीक है मान लेता है कि सुबोर्डिनेशन एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये था कि भाई ना तो ये मैरिज रिलेशंस को के साथ एग्री करता है, ना ये सिजदा करेगा। और जब ये अकबर के कोर्ट में जाएगा, तो ये अपना वेपन जो है, क्योंकि वेपन जो है भाई वो सिंबल माना जाता था प्राइड का, वो सिंबल माना जाता था ब्रेवरी का, कि भाई हम अपना वेपन छोड़ के नहीं जाएंगे, हम अपना वेपन भी कैरी करेंगे जब भी हम अकबर के कोर्ट में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कलिंजर के बारे में। कलिंजर जो था वो था 1569 में, इसका पॉलिटिकल कैंपेन देख लेते हैं। यहां के जो राजा थे उनका नाम था भाई रामचंद्र, बघेल राजा थे भाई, ठीक है, राम चंद्र यहाँ के राजा थे। अब भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा सिंपल सा हैंड ओवर कर दिया अपना स्टेट, और यहाँ का जो गवर्नर बनाया जाता है
गवर्नर बनाया जाता है भाई यहाँ मजनू खां को। हाँ भाई मजनुओं, पढ़ाई रखो तुम भी अपनी जारी, ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहो। चलो न दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं भाई, मारवाड़, बीकानेर एंड जैसलमेर। 1570, इसको देख लो भाई तरीके से। अब भाई जो मारवाड़ के राजा थे इनका नाम था चंद्रसेन। मारवाड़ के जो राजा थे भाई इनका नाम था चंद्रसेन। अगर हम बात करें भाई बीकानेर के राजा का, तो इनका नाम था कल्याणमल। कल्याणमल। और जैसलमेर के जो राजा थे इनका नाम था हर्राय। तो ये भी क्या कर लेते हैं भाई, सुबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में ये चंद्रसेन तो क्या करता है, ये थोड़ा सा रिवोल्ट कर देता है। पहले तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं सबॉर्डिनेशन अकबर का, ठीक है, और भाई ये रिवोल्ट करता है तो मारवाड़ को क्या कर लेते हैं भाई, वो मुगल स्टेट में मर्ज कर लेता है अकबर कुछ दिन के लिए, मुगल स्टेट में मर्ज कर लेता है। अब देखो सिंपल सा फंडा ये था कि जो भी सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट करता था ना, तो अकबर को ये रहता था कि भाई हमारे अंडर मान लो खुद को, तुम अपना रूल करते रहो, तुम अपना राजा बने रहो। चलें अब हम देखेंगे भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इस बैटल ऑफ हल्दी घाटी में ये कब होती है भाई, इसका टाइम पीरियड आप सबको पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है, 1576। और मेवाड़ ने क्या किया था भाई, मेवाड़ ने कभी भी एक्सेप्ट किया ही नहीं मुगल की सुबॉर्डिनेशन को। तो राजा उदय सिंह की डेथ होती है भाई, राजा या राणा उदय सिंह की जो डेथ होती है 1572 में। और भाई यहां पे गद्दी पे जो बैठते हैं वो बैठते हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप क्या भाई गद्दी पे बैठ जाते हैं। तो ये उदयपुर से अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, उदयपुर से कुंभलगढ़। उदयपुर से अपनी कैपिटल को जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं भाई कुंभलगढ़ में। चले अब देख लेते हैं भाई यहां पे क्या होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध होता है भाई। अब महाराणा प्रताप युद्ध में तो हार जाते हैं लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, सुबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं भाई, महाराणा प्रताप की तरफ से जो इस युद्ध में लीड कर रहा था उनका नाम था भाई हकीम खां सूर। हकीम खां सूर, और ये अफगान था। अब दोस्तों आपको समझ आ ही रहा होगा कि अफगान के साथ तो क्या ही था भाई, इनका 36 का आंकड़ा रहता था, क्योंकि बाबर ने अफगान शासक इब्राहिम लोदी को ही तो हराया था ना। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई, इस तरफ से अकबर की तरफ से जो लीड कर रहा था उसका नाम था मानसिंह एंड आसफ खां। और इस बैटल में हारने के बाद भी भाई महाराणा प्रताप क्या करते हैं, वो सुबॉर्डिनेशन अकबर का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यहां भाई जो भील एक ट्राइब होती है, भील, ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप का बहुत बहुत साथ दिया था इस युद्ध के दौरान, इस बैटल के दौरान। और अबुल फजल ने इसको खामनोर का युद्ध भी कहा है, अबुल फजल इसको बैटल ऑफ खामनोर भी कहता है। इसको भी बैटल ऑफ खामनोर भी कहता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में ना दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है भाई, बैटल ऑफ हल्दी घाटी को में भामा शाह के सेक्रीफाइस के लिए भी जाना जाता है। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी था ना, वो
भामाशाह के सेक्रीफाइस के लिए भी जाना जाता है। और हम क्यों याद कर रहे हैं भामाशाह को? क्योंकि भामाशाह ने इस बैटल में बहुत बड़े लेवल पे क्या किया था भाई। भामाशाह को देख लेते हैं एक बार। भामाशाह, इन्होंने अपनी भाई सारी प्रॉपर्टी जो थी वो दे दी थी भाई, किसके लिए? युद्ध के लिए दे दी थी महाराणा प्रताप को। और भामाशाह की जो डेथ होती है दोस्तों, वो होती है भाई 1600 में। भामाशाह की जो डेथ होती है वो होती है 1600 में। और इनका एक मेमोरियल बना हुआ है उदयपुर में। मेमोरियल बना हुआ है कहां पे? उदयपुर में। चलें दोस्तों देख लेते हैं भाई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं गुजरात विक्ट्री, अकबर की गुजरात विक्ट्री। टाइम क्या था इसका? 1572 से 73। अब होता क्या है देखो, राजपूताना पे अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद अकबर क्या करता है, राजपूताना जिसको हम आज राजस्थान के नाम से जानते हैं, यहां पे अपनी पोजीशन को स्ट्रोंग करने के बाद अब वो अपना फोकस 1572 में करता है भाई गुजरात के ऊपर। अब वो अपना फोकस करता है भाई 1572 में गुजरात के ऊपर। अच्छा, इस टाइम पे क्या था, गुजरात में ना कोई स्टेबल सा कोई राजा नहीं था कि भाई किसी एक आदमी किसी एक राजा का राज हो। वहां पे छोटे छोटे स्टेट्स थे, और छोटे छोटे स्टेट्स होने की वजह से उनके बीच में आपस में ही लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। अब देखो ऐसी क्या चीजें थी भाई जिसकी वजह से गुजरात ने अट्रैक्ट किया अकबर को। एक तो भाई मेन जो बात थी, तो वहां पे क्या था, एग्रीकल्चर के हिसाब से भाई, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था गुजरात। दूसरा क्या था भाई, यहाँ पे पोर्ट्स थे भाई। अगर आपको किसी दूसरे देश के साथ भाई क्या करना है, बिजी पोर्ट्स थे यहाँ पे। अगर आपको व्यापार करना है तो यहाँ पे बिजी पोर्ट्स थे। और कहा जाता है कि पहली बार अकबर ने जो समुद्र था, जो सी था, वो यही देखा था, इसी दौरान देखा था। अब गुजरात पे आक्रमण करने के लिए कहा जाता है कि भी वहां पे एक प्रिंस था जिसका नाम इत्माद खां था। इत्माद खां इनवाइट करता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इत्माद खां, इत्माद खां ये इनवाइट करता है अकबर को गुजरात के ऊपर अटैक करने के लिए। अब इसमें कुछ एक आध पॉइंट और देख लेते हैं हम जो कि इंपॉर्टेंट है। अब गुजरात को जीतने के बाद अकबर क्या करता है, गुजरात को एक स्टेट के वे में फॉर्म करता है। और वहां का जो राज था भाई, वहां का जो राजा था, यहाँ पे इसको थोड़ी दिक्कत तो हुई अकबर को। वहां पे एक बार लोगों को मतलब अपना सुबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट करवाने में थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ा। फिर वो इसको एक स्टेट की फॉर्मेशन करके, और मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका को हैंडओवर करके और ये वापस आ जाता है भाई। अब यहाँ पे फिर से क्या होता है, यहाँ पे भाई छोटे छोटे ग्रुप जो थे 6 महीने के अंदर, वो फिर से एक बार दोबारा से भाई वो रिवोल्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। अकबर फिर से जाता है भाई 1573 में, एक बार फिर से जाता है। और जो छोटे छोटे जो रिवोल्ट्स थे, कोका ब्रदर्स के अंडर, जो इनके मतलब लीडरशिप में जो लोग भाई इकट्ठा होकर रिवोल्ट कर रहे थे, इन रिवोल्ट्स को सप्रेस कर देता है, दबा देता है अकबर। और जब अकबर यहां से वापस आता है भाई गुजरात विक्ट्री के बाद, तो वो फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में क्या करता है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाता है भाई। गुजरात विक्ट्री के बाद बनवाता है। तो आप जब लोग भाई आगरा जाएं तो उसके पास ही पड़ता है फतेहपुर सीकरी, और आप ये बुलंद दरवाजा देख सकते हैं। अब देखो भाई गुजरात भी जीत लिया, राजपूताना पे भी उसका होल्ड हो गया। अब वो अपना फोकस करता है बिहार और बंगाल पे। बिहार और बंगाल की तरफ क्या करता है भाई, वो अपना फोकस करता है। इसको भी हम एक बार तरीके से देख लेते हैं। बिहार और बंगाल के बारे में भी देखेंगे भाई। और जब से हुमायूं हार गया था, ठीक है, हुमायूं के हारने के बाद ही बिहार और बंगाल पे राज था भाई अफगान्स का। बिहार एंड बंगाल पे जो राज कर रहे थे वो कर रहे थे अफगान्स, ठीक है, अफगानी यहाँ पे राज कर रहे थे।
1564 में क्या होता है, बिहार का एक गवर्नर था भाई, ठीक है, बिहार का एक गवर्नर था और उस गवर्नर का नाम था सुलेमान किरानी। सुलेमान किरानी। ये सुलेमान किरानी क्या करता है, ये बंगाल को भी अपने अंडर कर लेता है और ये खुद को इंडिपेंडेंट राजा किंग तो डिक्लेयर नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है भाई, ये अंडर ले लेता है बंगाल को भी अपने, और ये अकबर के नाम से ही खुतबा पढ़ता रहता है। अब 1572 में क्या होता है कि दाऊद करके एक था और वो खुद को भाई, दाऊद करके एक था वो खुद को ही इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर देता है। फिर अकबर यहां एक कैंपेन भेजता है मुनीम खां के लीडरशिप में। मुनीम खान जाता है भाई अकबर की तरफ से और भाई गाजीपुर के ऊपर कब्जा कर लेता है। गाजीपुर के ऊपर कब्जा कर लेता है और भाई ये जो मैं बता रहा था ना आपको दाऊद था, ये चला जाता है फिर गौड़ प्रदेश की तरफ। और भाई 1576 में, बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, 1576 में ये जो दाऊद था ये मारा जाता है और बंगाल एंड बिहार, बंगाल जो कि भाई गौड़ प्रदेश भी बोला जाता था इसको, ठीक है, गौड़ स्टेट एंड बिहार, ये भी अंडर आ जाता है किसके, मुगल्स के। ये भी 1576, आपको बस इतना ध्यान रखना है, 1576 में गौड़ प्रदेश जो था वो भी आ जाता है भाई मुगल्स के अंडर। अब हम देखेंगे भाई इसका नॉर्थ वेस्ट के कुछ कैंपेन्स के बारे में। नॉर्थ वेस्ट के कुछ कैंपेन्स, तो सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं वो हम बात करेंगे काबुल के बारे में, करंट टाइम पे अफगानिस्तान की कैपिटल है। तो 1581 में ये क्या करता है भाई, काबुल को जीत लेता है। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है भाई। दो तीन बातें बता देता हूं। हाकिम मिर्जा यहां पे क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। अकबर जाता है, उसको हटा के, हाकिम मिर्जा को हटा के, हाकिम मिर्जा की एक बहन थी जिसका नाम था भाई बख्तुनिशा बेगम। बख्तुनिशा बेगम। और अकबर इसको क्या कर देता है भाई, हाकिम मिर्जा को हटा के और बख्तुनिशा को बना देता है गवर्नर। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना है। हाकिम मिर्जा की डेथ हो जाती है कुछ दिन के बाद और फिर वो क्या करता है भाई, अकबर इसको मर्ज कर लेता है मुगल स्टेट के अंदर और मानसिंह को बना देता है। हाकिम मिर्जा की डेथ के बाद वो मान सिंह को बना देता है वहां का सूबेदार, वहां का गवर्नर बना देता है और काबुल भी आ जाता है भाई किसके अंडर, काबुल आ जाता है मुगल स्टेट के अंडर। चले नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, कश्मीर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जो कश्मीर विक्ट्री थी 1585-86, कश्मीर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पे क्या करता है राजा भगवान दास और कासिम खां, भगवान दास एंड कासिम खां, इनकी लीडरशिप में भाई ये लीड करते हुए जाते हैं कश्मीर में। कश्मीर का जो राजा था उसका नाम था यूसुफ खां। बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की कोई ऐसी चीज नहीं है, बस आपको याद रखना है यूसुफ खां राजा था। मुगल्स की तरफ से भगवान दास और कासिम खां जाते हैं और भाई यूसुफ खां हार जाता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है सुबॉर्डिनेशन किसका, अकबर का। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही इस यूसुफ का जो बेटा था, यूसुफ का एक बेटा था उसका नाम था याकूब, ठीक है, ये विद्रोह करता है जिसे भाई सप्रेस कर दिया जाता है और कश्मीर भी आ जाता है किसके अंडर, मुगल्स के अंडर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, थट्टा या सिंध। ठीक है, थट्टा, इसको सिंध भी लिख लो, आपको समझ आ जाएगा। 1591 में
इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ये क्या था भाई, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। अब्दुर रहीम जो कि बैरम खां का बेटा था, अब्दुर रहीम, और इसको एक टाइटल दे दिया था अकबर ने, और वो था खाने खाना। ये गवर्नर अपॉइंट किया था मुल्तान का, अकबर ने गवर्नर बनाया था मुल्तान का। और भाई इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है कि सिंध और बलूचों का क्या करना है भाई, दमन करना है। सिंध एंड बलूचीज को क्या करना है भाई, सप्रेस करना है। अब अब्दुल रहीम खाने खाना क्या करता है भाई, ये सिंध पर आक्रमण कर देता है। तो सिंध का जो राजा था ना, उसका नाम था दोस्तों उस टाइम पे जानी बेग, जानी बेग। लेकिन वो क्या करता है, वो मुगल सेना के सामने मतलब स्ट्रगल तो करता है भाई, ठीक है, वो मेहनत से रुका रहता है। और जानी बेग क्या होता है भाई, हार जाता है, और मुगल्स का कब्जा हो जाता है पूरे सिंध पे। और एक वहां पे इंपॉर्टेंट फोर्ट था, फोर्ट ऑफ सेहवान। तो इन दोनों पे ही क्या हो जाता है भाई, मुगल्स का कब्जा हो जाता है। 1595 में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, ये भी देख लो। 1595 में क्या होता है भाई, काठियावाड़, बलूचिस्तान और मकरान पर भी मुगल्स का अधिकार हो जाता है। काठियावाड़, बलूचिस्तान एंड मकरान, एंड मकरान। तो ये हमने देख लिया भाई, नॉर्थ वेस्ट का जो भी स्टेट्स थे वहां पे मुगल्स का रूल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई साउथ इंडिया कैंपेन्स। साउथ इंडिया की तरफ देख लेते हैं। मुगल्स में पहला राजा था भाई, ना ही बाबर गया था ना ही हुमायूं ने बहुत कोशिश की थी, तो मुगल जो था वो पहला था भाई जो साउथ इंडिया की तरफ जाता है। चार मतलब जो स्टेट थे ना वो चार थे भाई उस टाइम पे, इंपॉर्टेंट जो स्टेट थे। तो फर्स्ट वन वाज खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा। तो साउथ में क्या था भाई, ये चार स्टेट जो थे ये इंपॉर्टेंट स्टेट थे। अकबर क्या करता है 1591 में, अपने कुछ दूत भेजता है भाई, ठीक है, अपने मैसेंजर्स को भेजता है, और बोलता है क्या, वो ऑफर करते हैं कि भाई आप क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो अकबर की सुबॉर्डिनेशन। तो ये तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, खानदेश वाले तो क्या करते हैं, जो खानदेश का राजा था ये तो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन भाई देखो, ये जो थे अहमदनगर वाले भी मना कर देते हैं, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों ही सुबॉर्डिनेशन से मना कर देते हैं। अब भाई 1593 में पहली बार अपना कैंपेन भेजा अकबर ने, 1593 में पहली बार अपना कैंपेन भेजा। और इस दक्षिण अभियान का जो ये साउथ कैंपेन था, इसको लीड कर रहे थे भाई अकबर की तरफ से शहजादा मुराद, मुराद एंड अब्दुल रहीम खाने खाना, मुराद एंड अब्दुल रहीम। तो ये लीड कर रहे थे भाई। और इन्होंने सबसे पहला जो अटैक किया वो किया अहमदनगर पे, क्योंकि आपको पता है राजपूताना पे भी इनका अधिकार हो गया था, गुजरात पे भी हो गया था। तो अब भाई महाराष्ट्र में ये अहमदनगर जो जगह है ये पड़ती है, तो यहाँ पे भाई इन्होंने क्या किया, वहां पे अटैक कर दिया। 1595 में जो मुगल सेना थी वो अहमदनगर में घेरा डाल के बैठ जाती है। इस टाइम पे जो अहमदनगर में रूल कर रही थी उनका नाम था चांद बीबी। तो जो चांद बीबी थी भाई वो अहमदनगर के ऊपर रूल कर रही थी। और भाई माना जाता है कि चांद बीबी ने भाई मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे, मुगलों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। और 1596 में एक ट्रीटी होती है, और उस ट्रीटी के अंडर ये चांद बीबी क्या कर देती हैं भाई, मुगल्स को अपना स्टेट हैंड ओवर कर देती। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कुछ बातें और। अब होता क्या है कि ये जो अहमदनगर था ये उस ट्रीटी के जो रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस बने थे, उनको फॉलो नहीं करते हैं, टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं।
तो एक बार फिर से खाने खाना और मुराद को फिर से आक्रमण के लिए भेजता है भाई। अब हो क्या जाता है कि उन दोनों के बीच में हो जाते हैं मतभेद, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन अब खाने खाना को बुला के और भाई अबुल फजल को भेजा जाता है वापस। अब भाई ये जो मुराद था ये भाई शराब ज्यादा पीता था, बूझ ज्यादा मतलब बूजिंग ज्यादा करता था, इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। चलें अब 1601 की एक इंसिडेंट है उसको भी देख लेते हैं। 1601 में क्या हुआ, असीरगढ़ का एक किला है, ठीक है, असीरगढ़। तो इस असीरगढ़ के किले को और आसपास के क्षेत्रों को भी मुगल सेना जीत जाती है। और ये असीरगढ़ का जो फोर्ट है ना भाई, इसको बहुत दुर्गम माना जाता है, मतलब इसको जीतना बहुत ही मुश्किल था और इसको भी जीत लिया जाता है। और भाई धीरे धीरे करते हुए ऐसे ही क्या होता है भाई, सारे स्टेट्स के ऊपर बीजापुर का एक शासक था आदिल शाह, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। बीजापुर का एक शासक था आदिल शाह। तो दोस्तों ये जो आदिल शाह था ना, ये भी क्या करता है भाई, मुगल्स की सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और एक शहजादा था दानियाल, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने की पेशकश करता है, ऑफर करता है कि भाई मेरी बेटी से शादी कर लो। और बीजापुर का जो राजा था आदिल शाह, ये भी सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लेता है। और भाई साउथ की विक्ट्री के बाद ही, साउथ की विक्ट्री के बाद ही अकबर क्या करता है दोस्तों, ये भाई सम्राट की उपाधि धारण करता है। सम्राट का जो टाइटल था ये एक्सेप्ट करता है। अब हम देखेंगे भाई अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था। ये हमने इसके कैंपेन देख लिए। अब हम अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि भाई कैसे चलता था। यहां पे भाई जात एंड सवार के बेस पे एक मनसबदारी व्यवस्था चलती थी, ठीक है, मनसबदारी, मनसबदार बोले जाते थे। ये क्या होता था, इनके पास कुछ ये एक पोस्ट होती थी भाई, ठीक है। अब भाई जो जात और सवार है, ये तो मनसबदार की हैसियत को शो करते थे कि एक मनसबदार है भाई, उसको जैसे माना जाता है कि 5,000 का मनसबदार है। तो भाई जात और सवार ये क्या करेंगे, सवार तो भाई घुड़सवार होते थे, ठीक है, कि कितने घुड़सवार उसके अंडर रहेंगे, मतलब उसके पास कितने की लगभग आर्मी रहेगी। और जात जो था ये उसकी हैसियत को दिखाता था कि भाई इसकी हैसियत कितनी है। चलें अब हम देखेंगे इसकी कुछ रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में। अकबर का धर्म को लेके क्या क्या सीन था। तो अकबर एक पॉलिसी चलाता है और इस पॉलिसी को बोला जाता है सुलह ए कुल, सुलह ए कुल। और ये जो सुलह कुल थी भाई, ये बात करती है यूनिवर्सल टॉलरेंस की और यूनिवर्सल कोऑर्डिनेशन की। ये जो पॉलिसी थी ये सार्वभौमिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक समन्वय की बात करती थी। और भाई ये जो सुलह कुल थी ये कहां से सीखा अकबर ने, उसका एक गुरु था जिसका नाम था अब्दुल लतीफ। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया एक एग्जाम में, ठीक है, अब्दुल लतीफ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये अकबर का गुरु माना जाता है, ठीक है। अकबर का गुरु किसको माना जाता है, अब्दुल लतीफ को। और अब्दुल लतीफ से ही उसने सीखा था भाई सुलह कुल की जो पॉलिसी थी। और अकबर जो था ना, ऐसा माना जाता है कि अकबर बहुत ज्यादा रेडिकल नहीं रहा था भाई वो। चले अब देखो उस अकबर की कुछ, अकबर लिबरल कैसे था, उसके कुछ एक्शन से शो होता है। तो उसने क्या किया था, जैसे भाई कुछ इंसिडेंट देख लेते हैं, कुछ उसके फैसले देख लेते हैं। जैसे 1562 में अकबर भाई, इसको कैसे मान सकते हैं कि ये लिबरल था, ये बहुत ज्यादा रेडिकल नहीं था। ये बैन कर देता है कि भाई जो प्रिजनर ऑफ वॉर होंगे ना, उनको स्लेव नहीं बनाया जाएगा। 1562 में ये क्या करता है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर होंगे, युद्ध बंदी होंगे, उनको नहीं बनाया जाएगा, दास नहीं बनाया जाएगा। 1563 में क्या होता है भाई, पहले क्या था कि तीर्थ यात्रा पे कर लगता था भाई, दिल्ली सल्तनत में उन्होंने शुरू कर दिया था
कि भाई जो पिलग्रिमेज टूर होगा, तीर्थ यात्रा जो होगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसने क्या कर दिया, अकबर ने वो टैक्स भी रिमूव कर दिया। अगर बात करें 1564 की, तो 1564 में भाई जजिया के ऊपर भी रोक लगा दी जाती है। और जजिया क्या था, एक रिलीजियस टैक्स था। ठीक है, इस पे भी रोक लगा दी जाती है। जजिया क्या था, एक रिलीजियस टैक्स था, और ये कीमत उनको देनी पड़ती थी जो कि नॉन मुस्लिम्स होते थे। तो अकबर क्या करता है भाई, इस जजिया को भी हटा देता है। अब देखेंगे भाई, बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना। इबादत खाना, ये इसका इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट था 1575 में। अब इबादत खाने में क्या था भाई, रिलीजियस टॉक्स के लिए लोग इकट्ठा होते थे, अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु आते थे। तो हम दो तीन धर्मगुरुओं के बारे में देख लेते हैं कि भाई पहले क्या था। ये पहले जो स्टार्ट किया था ये मुस्लिम्स के लिए किया था, मुस्लिम धर्मगुरु आते थे, यहाँ पे रिलीजियस टॉक होती थी, चर्चाएं होती थी। लेकिन बाद में जब अकबर को भाई उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, दूसरे रिलीजन्स के धर्मगुरुओं को भी बुलाता है। जैसे अगर हिंदुओं की बात करें, ठीक है, हिंदू, एच से डिनोट करते हैं हिंदू को, तो भाई देवी एंड पुरुषोत्तम, देवी एंड पुरुषोत्तम। बात करें भाई पारसी की, ठीक है, जो पारसी थे उसमें मेहरजी राणा, मेहरजी राणा, दस्तूरजी राणा। इन लोगों को भाई इसने इनवाइट किया था। ये लोग आते थे रिलीजियस टॉक के लिए, और कहा जाता है कि ये जो दस्तूरजी राणा थे, इन्होंने ही अकबर को सूर्य नमस्कार सिखाया था। अब बात करें क्रिश्चियंस की, तो क्रिश्चियंस में अकाबीवा एंड मॉन्सरेट, अकाबीवा एंड मॉन्सरेट। और भाई जेन्स की बात कर लेते हैं यहां पे, जेन्स की भी, ठीक है। तो जेन्स की तरफ से हरि विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, ये जो थे भाई ये स्कॉलर्स थे जो कि रिलीजियस टॉक्स के लिए वहां पे इकट्ठा होते थे। चलें 1579 में देखते हैं भाई, डिक्लेरेशन ऑफ मजहर। अब आपके सामने ये आएगा कि मजहर क्या होता था 1579, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मजहर में क्या था भाई, एक ऐसा अधिकार शासक को या मुगल शासक को, अकबर को मिल गया, मतलब ऐसा था कि अगर कोई मतभेद, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई कंट्रोवर्सी अगर क्रिएट हो जाती है, किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है, जितने भी रिलीजियस टीचर्स थे, प्रीचर्स थे, तो आखिरी जो फैसला करेगा वो कौन करेगा भाई, मुगल करेगा। और इसके अंदर इसको क्या बोला जाता है, इसको मजहर कहा जाता है। कि भाई जो आखिरी फैसला होगा, अगर किसी धार्मिक चर्चा में सहमति नहीं बनती है, तो भाई जो आखिरी फैसला होगा दोस्तों वो कौन करेगा, शासक करेगा। अब देखते हैं भाई, नेक्स्ट है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, ये दीन ए इलाही एक रिलीजन ना होके क्या था, ये कोड ऑफ कंडक्ट टाइप का था। ठीक है, जो सारे धर्मों की कुछ अच्छी अच्छी बातें जो थी वो भाई यहां से इसमें ली गई थी। इसमें भाई कुछ रूल्स थे, जैसे वो रूल क्या थे, एक तो इस व्यवस्था को, इस दीन इलाही में अबुल फजल को बना दिया चीफ पुरोहित भाई, ठीक है, वो सारी चीजें देखेगा इसके अंदर। अब वो क्या करेगा, इसका इसमें ड्यूटी क्या रहती थी, अगर कोई मान लो दीन इलाही को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वो भाई सबसे पहले उसको अबुल फजल के पास जाना पड़ेगा। अबुल फजल उसको लेके सम्राट के पास लेके जाएगा। ठीक है, सम्राट उसको पगड़ी पहनाएगा, उसका सम्मान करेगा, जिस उस पगड़ी के ऊपर अल्लाहू अकबर अंकित होता था। तो ये सारी जो चीजें थी भाई दीन इलाही में, आमतौर पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सभी धर्मों के कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को इकट्ठा किया गया, और भाई इसको एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में, एक आचार संहिता के रूप में इसको लागू करने की कोशिश की गई। चले अब हम देख लेते हैं भाई कुछ फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे अकबर के, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
वो क्या है भाई, देखो एक बार, 1577 में जो टकसाल्स होते थे ना, मिंट होते थे, जहां पे सिक्के बनते हैं, डाले जाते हैं, ठीक है, तो उन मिंट्स में ये रिफॉर्म करता है भाई। कोइंस देख लेते हैं, कुछ कोइंस भी थे जो भाई अकबर ने चलाए थे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, अकबर ने भाई राम सीता कोइंस चलाए, ठीक है, राम सीता काइंड के सिक्के चलाए, और इनके ऊपर सिया राम अंकित रहता था, सिया राम। कुछ और इंपॉर्टेंट देखेंगे भाई, अकबर ने भाई चांदी, सिल्वर, ठीक है, चांदी और तांबे का दाम चलाया, दाम, इसको कहा जाता था रुपया, और इसको कहा जाता था जो भाई तांबे वाला होता था, इसको कहा जाता था दाम। और ये शेरशाह सूरी के ही टाइम से चल रहे थे। एक चांदी का रुपया होता था 40 दाम के बराबर, और एक जो रुपया होता था भाई वो होता था 64 दाम के बराबर। शेरशाह के टाइम पे 64 दाम के बराबर होता था, अकबर के टाइम पे 40 दाम के बराबर। चले नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ। गोल्ड के सिक्के जो थे ना, वो भी अकबर ने चलाया, एक गोल्ड का सिक्का भी इसने इशू किया था, और इसको बोला जाता था इलाही, ठीक है। चले नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, अब इसकी भू राजस्व व्यवस्था को भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब अकबर क्या करता है, शेरशाह की जो पॉलिसी थी उनसे आगे बढ़ते हुए, जो लैंड था ना भाई, एग्रीकल्चर लैंड था, उसकी कैटेगराइजेशन करता है, उसको उसकी क्लासिफिकेशन करता है। तो पहला तो था भाई जो अच्छे लेवल की एक जमीन थी, दूसरी थी भाई मतलब एक तरीका जो रहता है उसको क्लासिफिकेशन करने का, कि भाई जो अच्छी और मीडियम और जो कम जमीन है, कम लेवल की जमीन है, फर्टिलिटी के आधार पे वो। और दूसरा क्या था कि भाई प्रोडक्शन क्या होता है और उस पे बुआई किस तरीके से की जाती है। चले नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चीजें और। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स, तो जो फार्मर्स थे भाई उनको भी उनकी भी कैटेगरी बना दी जाती है। तो जैसे एक था खुद काश्त करके, पहली कैटेगरी जो थी वो थी खुद काश्त। अब ये जो खुद काश्त थे इसमें क्या था, खुद काश्त में सिंपल सी बात है भाई, ऐसे किसान जो खुद के गांव में ही रह के खेती करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो थी वो थी पाही काश्त, और इन खुद काश्त के पास खुद की जमीन रहती थी। ये पाही काश्त ऐसे किसान होते थे भाई जो दूसरे गांव में जाके खेती करते थे। तीसरे होते थे भाई मुजारियान, ये क्या होते थे, इन ये किराए पे लेके, जमीन को रेंट पे लेके ये लोग खेती करते थे। चले नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। अब हम बात करेंगे जो 9 जेम्स थे ना अकबर के, उनके बारे में। 9 जेम्स थे, उनके नाम देख लेते हैं भाई। बीरबल, अबुल फजल, बीरबल का जो नाम था वो महेश दास था भाई, जो बेसिक नाम था इसका महेश दास था। अबुल फजल था, अबुल फजल ने लिखा था भाई आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी और अकबरनामा। टोडरमल ने किया था, एक भाई इसका जो जैम था उसका नाम था टोडरमल, इसने किए थे भाई लैंड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट जो जैम था उसका नाम था भाई तानसेन, नेक्स्ट जो जैम था उसका नाम था तानसेन, देख लेते हैं एक बार। तानसेन,
और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है, एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तानसेन था उनका जो बेसिक नाम था, जो उनका बचपन का नाम था, वो क्या था? वो था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे संगीतकार थे भाई ये, ठीक है, म्यूजिशियन थे बहुत अच्छे लेवल के। तो इनकी कुछ कृतियां हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनका नाम है मियाँ की तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, एंड दूसरा है मियाँ की मल्हार। ये ध्यान रखना है आपको, मियाँ की मल्हार। नेक्स्ट देखते हैं भाई मानसिंह, तानसेन, मानसिंह। मानसिंह के बारे में भी देख लेते हैं। मानसिंह जो था भाई, आमेर का जो राजा था ना, भारमल या बिहारी मल, जिसने पहली बार सुबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया था भाई, पहला राजा जो था जिसने सुबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट किया था अकबर का, ये उसका ग्रैंडसन था, ठीक है, ग्रैंडसन ऑफ भारमल। और ये भाई स्टेट एक्सपेंशन में अकबर का बहुत ज्यादा क्या देता है? साथ देता है। नेक्स्ट देखेंगे भाई अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। और अब्दुल रहीम खाने खाना तो आपको ध्यान ही होगा, अकबर का जो कस्टोडियन था बैरम खान, ये उसका बेटा था। और खाने खाना की टाइटल कब दी थी अकबर ने इसको? ध्यान होगा बच्चों, आपको मैंने बताया भी था, गुजरात विक्ट्री के बाद, आफ्टर गुजरात विक्ट्री इसको भी खाने खाना का टाइटल दिया जाता है। इसने क्या किया था? इसने ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसलेशन किया था बाबरनामा का। क्या किया था भाई? बाबरनामा का ट्रांसलेशन किया था इसने पर्शियन में, फारसी में। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इसके अलावा एक देख लेते हैं फैजी। ये अबुल फजल का बड़ा भाई था, और ये भाई रॉयल पोइट की पोस्ट पे अपॉइंटेड था। रॉयल पोइट, जो राज्य का कवि होता है ना, वो फैजी था भाई। और इसने एक लीलावती करके एक टेक्स्ट है, लीलावती, इसने उसका ट्रांसलेशन किया था। दोस्तों ये ट्रांसलेशन लिटरेचर के ऊपर, ट्रांसलेशंस के ऊपर ना कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसने भी किया था भाई फारसी में। नेक्स्ट जो जेम है भाई वो है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, हाँ पनीर प्याजा आ गया तुम्हारे दिमाग में? चले, ये था भाई एडवाइजर अकबर का, ये था दोस्तों अकबर का एडवाइजर। नेक्स्ट और जो लास्ट जेम था, नवरत्न जो था भाई, उसका नाम था हकीम हुकाम। और ये भी मास्टर शेफ था अकबर का, ठीक है, ये रसोई घर का प्रधान था। लेकिन इसके साथ साथ इसको महारत हासिल थी स्क्रिप्ट पढ़ने में, पहचानने में, लिपि पहचानने में, एंड पोएम्स की भी इसको भाई बहुत ज्यादा समझ थी, ठीक है। वैसे ये क्या था? ये मास्टर शेफ था, अकबर के रसोई घर का ये प्रधान था। तो दोस्तों ये हमने कवर कर लिया भाई अकबर को। नेक्स्ट टॉपिक में हम जहांगीर को पढ़ेंगे, जहांगीर के बाद हम शाहजहां को पढ़ेंगे, औरंगजेब को पढ़ेंगे, और औरंगजेब करने के बाद हम शेरशाह सूरी को एक बार पढ़ेंगे, और वो टेन्योर पढ़ेंगे जो हमने 1540 से लेके और 55 तक का, 1540 से लेके 1555 तक का, वो एक बार फिर से उसको रिकॉल करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा जहांगीर। तो आपको करना क्या भाई? देखो, एक तो ना रिवीजन नहीं छोड़ना है दोस्तों, रिवीजन जरूर करना है, लेक्चर देख के आप रिवीजन जरूर किया करो, और इसके साथ साथ कोशिश किया करो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने की। और भाई सब लोग डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली कंपाइलेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे भी आप भाई फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको करंट अफेयर्स और उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट्स होती हैं रील्स के माध्यम से आपको जनरल नॉलेज की जो बातें हैं वो सीखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आई होप आप सबने लेक्चर को एंजॉय किया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जहांगीर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।